फ्रेंड्स, दिस इज सीडीएस सर। हम लोग नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें मैंने नाइट्रोजन और फास्फोरस के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। आज मैं प्रॉपर ग्रुप एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी, जो कि हम लोग 11th में भी देखते थे ग्रुप्स को कैसे स्टडी करते हैं। तो आज अपन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं अपन ग्रुप 15 है। ग्रुप 15 का कॉन्फ़िगरेशन अपन ऑलरेडी जानते हैं, NH2 NP3, ये सब 11th में हो ही चुका है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस पे आ जाओ। अगर जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की अगर अपन बात करें तो अपन जानते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जनरली अपन ने देखा है कि सेकंड से थर्ड पीरियड से आने पे कंसिडरेबल इंक्रीज अपने को मिलता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे इंक्रीज कुछ कम हो जाता है। तो अगर मैं कोवेलेंट रेडियस की बात करूं तो इंक्रीज तो हो रहा है पर यहाँ से यहाँ तक कंसिडरेबल इंक्रीज है और उसके बाद कुछ कम हो जाता है इंक्रीज। ये सब ऑलरेडी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कर चुके हैं, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। नाउ कम टू आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो शेल इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन को लास्ट शेल से रिमूव करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाता है लास्ट शेल से। तो डिक्रीज इन ग्रुप में नीचे जाने पे आयनेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो नाइट्रोजन से कम फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की और फिर बिस्मथ की। अच्छा, ये पॉइंट अगर देखो यहाँ पर ध्यान दो, 15th ग्रुप की आयनेशन एनर्जी 14 और 16 से ज्यादा बोली जा रही है। ऐसा अपने को नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, आर्सेनिक में और एंटीमनी में देखने को मिलेगा कि इनकी आयनेशन एनर्जी 14 और 16 से ज्यादा है। रीजन कि अभी अपन जान रहे हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इट इज क्वाइट स्टेबल, क्योंकि NH2 और NP3 तो p शेल हाफ फिल्ड है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कंपैरेटिवली स्टेबल हो गया है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस ग्रुप, इसलिए इसकी आयनेशन एनर्जी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। अगर सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी की मैं बात करूं, एक के बाद एक के बाद एक, तो जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा किसी एटम से तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद एटम गेन्स पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए एंड सो ऑन। तो सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी या आयनेशन एंथैल्पी की बात करें 1 की, 2 की, 3 की, तो वो आगे चलने पे इंक्रीज होती है। ये तो एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। नाउ कम टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन ने जनरली देखा है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की अबाउट 3.0 है, यहाँ पे फास्फोरस की 2.1, आर्सेनिक की 2 और एंटीमनी और बिस्मथ की ऑलमोस्ट 1.9 एंड 1.9 होती है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ऐसा कोई बहुत खास प्रॉपर्टी हाइड्रोजन में नहीं। अब आ जाए अगर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पे थोड़ा और ध्यान देना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टेट, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में मींस N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और एयर में अबाउट 78 to 79% तो नाइट्रोजन ही होती है, गैसियस फॉर्म है। और बाकी एलिमेंट्स इस ग्रुप के जो है वो गैसियस फॉर्म में नहीं है। फॉर एग्जांपल P4 के स्ट्रक्चर की बात मैं पहली बात कर चुका हूँ कि फास्फोरस सॉलिड स्टेट में, व्हाइट फास्फोरस P4 के फॉर्म में, ये बात अपन पहले कर चुके हैं। तो नाइट्रोजन कैसा हो गया, गैसियस, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सब सॉलिड फॉर्म में है, इनमें कोई भी गैसियस नहीं है। एक पॉइंट ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूं तो जनरली अपन जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल, आर्सेनिक और एंटीमनी में मेटलॉइडिक कैरेक्टर है और बिस्मथ क्या है, मेटल। मतलब अगर मैं कहूं तो ये प्योर मेटल है, इनका कैरेक्टर कैसा है, मेटलॉइडिक कैरेक्टर है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस कैसे हो गए मेरे, नॉन मेटल। ये पॉइंट ऑलरेडी सबको पता ही है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की फिजिकल स्टेट की बात हो गई। एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि जनरली देखोगे
पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली में देखो फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन फैमिली में देखो फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, और बाकी उसमें ग्रुप में बाकी एलिमेंट डाई एटॉमिक स्टेज में नहीं मिल रहे हैं। इसका भी एक पर्टिकुलर रीजन अपन ऐसे देखते हैं कि नाइट्रोजन आपस में दो एटम 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं, इनमें पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। और जब अपन ग्रुप में नीचे जाएंगे तो अब फास्फोरस के दो एटम आपस में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसीलिए फास्फोरस में P4 में अपन ने सब सिंगल बॉन्ड बनाए थे। तो इनमें आपस में पी पाई बॉन्ड बनाने की उतनी टेंडेंसी नहीं है, और नाइट्रोजन से फास्फोरस में जाने पर कंपैरेटिवली साइज भी इंक्रीज हो जाता है, तो वो भी रीजन यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना कि N2 में नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है। इसलिए नाइट्रोजन जनरली अपन देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होती, और कंपैरेटिवली और हायर टेम्परेचर पे भी जाए तो नाइट्रोजन इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती। नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो एक तरीके से इनर्ट गैस मानी जाती है जब तक अपन बहुत हाई टेम्परेचर नहीं ले रहे, और ये हमारे लिए अच्छा भी है क्योंकि एयर में सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन ही है। तो अगर सोचो अगर नाइट्रोजन थोड़े ज्यादा टेम्परेचर तक भी रिएक्ट करने लगती तो एयर में जो ऑक्सीजन है उसी से रिएक्ट कर जाती, तो हर जगह छोटे छोटे से हो सकता है एक्सप्लोजन भी होते। तो ये तो बेटर है, एक तरीके से नेचर ने हमारे लिए बेटर रखा है इस पॉइंट। तो नाइट्रोजन में N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। ऐसे ही ऑक्सीजन में देखो O2 में O डबल बॉन्ड O होता है, तो वहां डायटोमिक स्टेज मिल रही है, लेकिन ऑक्सीजन फैमिली में फिर नीचे जाने पे सल्फर में नहीं मिल रही, और नीचे भी नहीं वो प्रॉपर्टी मिल रही। तो ये जनरली फर्स्ट एलिमेंट्स में अपने को ये प्रॉपर्टी मिल जाती है नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन के ग्रुप्स में। तो ये ध्यान रखना, पॉइंट भी पूछा जा सकता है। इसी पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट अपन अभी और आगे चल के इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब एक पॉइंट और पूछा जा सकता है क्या, कि अगर मैं बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी या आगे यहाँ पे कैटेनेशन प्रॉपर्टी की मैं बात करूं और इनके एलिमेंट्स की आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी की बात करूं, तो उसको फिर यहाँ से अपन थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, और अभी वो चलेंगे अपन और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट अभी और देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं, सपोज नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड की बात करें, तो क्या होना चाहिए भाई, अपन देखेंगे कि ग्रुप में नीचे जाने पे क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए क्योंकि साइज इनका ज्यादा है नाइट्रोजन से, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। पर यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाला है कि यहाँ पे भी लोन पेयर है, इसके पास सिंगल बॉन्ड बनाया है, बाकी बॉन्ड दूसरे एटम से बैलेंस हो सकते हैं। अभी फिलहाल नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, और ये लोन पेयर इसके किस ऑर्बिटल में हो सकता है, सोचो नाइट्रोजन में 2s2 2p3 है, यहाँ पे 3s2 3p3 है, तो ये थर्ड में है, ये सेकंड में है और ये थर्ड में है। सेकंड का साइज थर्ड के साइज से कम होता है, तो यहाँ पे इस लोन पेयर को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी कम है, और इसमें इस लोन पेयर को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी ज्यादा है क्योंकि ये थर्ड में, ठीक है। तो अब देखो क्या है, लोन पेयर को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी कम है, तो इसलिए इसकी टेंडेंसी इस लोन पेयर को डोनेट करने की भी ज्यादा हो सकती है, और इसी लोन पेयर के कारण यहाँ पे रिपल्शन कुछ इंक्रीज हो जाएगा, और रिपल्शन इंक्रीज होने से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जनरली डाउन द क्लोजर जाओगे तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम होनी चाहिए थी क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, पर इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया है थोड़ा सा डिफरेंट है पॉइंट, ठीक है। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बात यहाँ पे हो गई, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड कंपेयर कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड को कंपेयर कर लिया, ये ट्रिपल बॉन्ड इजीली बनाते नहीं आपस में, तो ये पॉइंट्स थोड़े से यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करूं और तो अपन किसकी बात करते हैं भाई, मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये सब बातें अगर अपन करें, तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट देखूं
तो ये थोड़ा सा ट्रेंड अपने को याद भी रखना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, और फिर थोड़ा सा एंटीमनी और बिस्मथ में आगे बढ़ने पर स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। तो मैं ऐसे कहूंगा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन स्लाइटली डिक्रीजेस। तो अगर ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट देखूं तो आर्सेनिक का सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद एंटीमनी का, उसके बाद बिस्मथ का, और फिर नाइट्रोजन से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया, फास्फोरस का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड थोड़ा याद रख लेना, अब ज्यादा बेटर होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट मैं कह दूंगा कि इट इज जनरली इंक्रीजेस। और जो तुम देख ही रहे हो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रोजन कैसी है, गैसियस है, और बाकी सब यहाँ पे सॉलिड है, तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। तो उस तरीके से अगर मैं बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट इस पे भी कई बार डिपेंड करता है, जहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है तो उनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं। ये जनरल ट्रेंड है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेन पॉइंट हो गए इसके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटेलिक नेचर, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, ये नॉन मेटल है, ये मेटलाइट है, ये मेटल्स हैं, थोड़े से अपन ने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर ली। ये सब मेन पॉइंट्स हो गए इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस पर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी मेनली अपने को देखने को मिलेगी, जो कि अपन पहले भी 11th में भी कुछ ग्रुप्स में डिस्कस कर चुके हैं। एटम्स की आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी अपने एटम्स के साथ, जिसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। उसके बाद अपन उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं, फिर उनके एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी देखते हैं, हैलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये सारी प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट पॉइंट कि अगर मैं इनके कैटेनेशन प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ सपोज, तो ये तो एक कंपैरिजन का पॉइंट पूछा जाता है। अपन कार्बन फैमिली में ऑलरेडी जानते हैं कि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, वो कार्बन का अपन बॉन्ड बना के बहुत लॉन्ग चेन भी बना सकते हैं, जो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन देखते ही हैं। तो यहाँ पे इनमें उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि कार्बन में है, पर फिर भी मुझे कुछ कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल N2H4 अगर आप देखेंगे, NH2 हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, ये N2H4 बन गया, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन का अपने को एजाइड आयन देखने को मिलता है। इसी से अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात भी करते हैं, कभी कभी अपन P2H4 की बात भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपस में ये बॉन्ड्स नहीं बना रहे हैं, पर उतनी प्रॉपर्टी नहीं है जितनी कि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बाकी सिंगल बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी और वो ट्रिपल बॉन्ड की वो अपन ने डिस्कस करी, ठीक है। अब आगे आ जाओ सेकंड पॉइंट। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी तुम देख ही चुके हो कि ये ग्रुप कौन सा है, 15। तो इस ग्रुप में तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिल सकती है भाई, नाइट्रोजन में ही अगर मैं देख लूं तो एटॉमिक नंबर 7 है, तो 7 के अकॉर्डिंग अगर अपन जनरली देखें तो क्या हो जाएगा 2 and 5, 1s2, 2s2, 2p3। तो अब अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक मिल सकती है। अगर मैं ऑक्टेट के लिए देखूं 8, तो यहाँ पे मिनिमम कितनी मिल जाएगी, -3, 5 -8 करेंगे -3, और मैक्सिमम टोटल 5 की 5 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे शेयरिंग में, तो कितनी हो जाएगी 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे इसमें -3 से 5 तक देखने को मिलेगी। और अगर कॉमन देखेंगे तो सब में जनरली +3 ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। नाइट्रोजन और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, -3 से 5 तक के बीच में ऑलमोस्ट सभी ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर सकता है, जिसमें अपन ने अभी लास्ट लेक्चर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी देखे थे, याद करो, N2O, NO, NO2, N2O4, N2O5, जिसमें नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको शो कर रही थी। तो उससे भी कुछ आइडिया यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो एक इनर्ट पेयर इफेक्ट जो अपन क्लास 11th में भी देखते थे कि डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी बढ़ती है। तो अगर मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक,
एंटीमनी और बिस्मथ की बात करूं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर ही सकता है, +5 शो कर सकता है, ऐसा इसमें भी। पर अगर अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो फिर ज्यादातर टेंडेंसी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की बढ़ जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट कि लास्ट शेल के जो NS के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़े रिलक्टेंट हो जाते हैं, थोड़े इनर्ट हो जाते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इनके रीजंस अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा याद रखने वाला है, ठीक है, कि जो अपन ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो बिस्मथ के +5 के कंपाउंड बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा पॉइंट अपना यहाँ पे याद रखने वाला है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या कि नाइट्रोजन तो -3 से +5 तक की सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो अगर मैं इस ग्रुप में कहूँ तो एक तरीके से मिनिमम क्या हो गई -3 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +5। अब -3 से +5 के बीच में और भी बहुत सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और अपन ने देखा था कि जनरली जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स है उनमें डिस्प्रोपोर्शनेशन की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो अगर मैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की बात करूं तो नाइट्रोजन में ये देखा गया है, पर्टिकुलरली ये पॉइंट याद रखना कि इसमें +1 से लेके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, उनमें डिस्प्रोपोर्शनेशन अपने को देखने को मिलता है, खास करके एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन इन एसिडिक सॉल्यूशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये थोड़ा पॉइंट याद रखना है। कोई एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो देखो, मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिड्स की बात करी थी, तो वहां पे तुमको जब मैंने खास करके जब नाइट्रस एसिड बताया था तो वहां भी ये पॉइंट बोला था कि वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो अगर उस पॉइंट को यहाँ पे देखो ध्यान से तो देखो HNO2 डिकम्पोज होकर क्या बना देता है HNO3 + NO, और आप चाहें तो वाटर से बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, देखो यहाँ पे क्या है +-4 और 1, यहाँ पे क्या शो कर रहा है +3, और यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया का +2। बाकी तो बैलेंस करने की बात है। तो नाइट्रस एसिड डिकम्पोज हो सकता है। ऐसे ही फास्फोरस की अगर मैं बात करूं तो फास्फोरस में भी जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, मिनिमम लोअर और हायर के बीच में, लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, और वो खास करके एसिडिक और बेसिक दोनों ही सॉल्यूशन में शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देखूं इसका तो देखो यहाँ पे फास्फोरस में अगर H3PO3 की बात करूं तो H3PO3 को जब हीट करो तो वो क्या फॉर्म कर सकता है, सोचो H3PO3 को हीट करने पे क्या मिल सकता है मेरे को, इससे हायर की और एक लोअर की। और जनरली एक जनरल कॉन्सेप्ट भी है कि जब हायर लोअर बननी होती है तो जनरली एक हाईएस्ट और लोवेस्ट अपन बना देते हैं। तो इससे हाईएस्ट पे अगर मैं जाऊं तो H3PO4 जिसमें फास्फोरस +5 की शो कर दे, और लोवेस्ट वाली कौन सी हो जाएगी अपनी PH3 जिसमें फास्फोरस का अपन -3 मान लेते हैं, ऑल्दो फास्फोरस और हाइड्रोजन का की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, पर यहाँ पे -3 माना जा सकता है। ऐसे ही अगर मैं H3PO2 ले लूं तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी, H3PO2 को भी अगर मैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दूं तो वहां पे भी ये प्रॉपर्टी मुझे देखने को मिल जाएगी, ये भी यही दोनों कंपाउंड्स बना सकता है H3PO2 भी। और अगर इनके ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो H3PO3 में ऑक्सीडेशन नंबर अपने को देखने को मिल ही रहा है +3 है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1। तो फास्फोरस में जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में जनरली डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं। नाइट्रोजन में ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट्स ज्यादा पूछे जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो 4 पॉइंट ध्यान रखना कि मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, इंटरमीडिएट में डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्या आते हैं, मेन कौन सी शो कर रहे हैं +3 वाली, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी बढ़ रही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये सब बातें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। एक पॉइंट पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो कर रहा है पर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता,
ये पॉइंट तुम ऑलरेडी जानते हो कि नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, डी ऑर्बिटल है नहीं, तो वो अपनी ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता। तो नाइट्रोजन जनरली 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और अगर वो लोन पेयर यूज करके और आगे बॉन्ड बनाए तो मैक्सिमम कोवैलेंसी अपन नाइट्रोजन की कितनी शो कर सकते हैं, 4। जबकि फास्फोरस में जाओगे तो फास्फोरस में देखो तुमको PCl5 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फास्फोरस आगे तक जा सकता है 5 तक, और भी आगे जा सकते हैं, ठीक है। फास्फोरस के अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में +5 देखने को कम मिलेगा, वही इनर्ट पेयर पेट की अपन ने जो बात करी। पर नाइट्रोजन जो है वो 5 बॉन्ड ही बनाएगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है, 4। ध्यान रखना इस पॉइंट को। अब अगर अपन आगे चलें थोड़ा सा और, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अब अपन दूसरे पॉइंट्स पे जाते हैं। अब ऐसा पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं जिसपे बहुत से क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं, और जो क्वेश्चन जेई और नीट में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, हाइड्राइड। केमिकल प्रॉपर्टीज का थर्ड पॉइंट। तो अगर मैं इनके हाइड्राइड की बात करूं तो यहाँ पे देखो NH3 अमोनिया, PH3 फॉस्फीन, ASH3 आर्सीन, SbH3 एंटीमीन और BiH3 बिस्मथीन, ऐसे नाम बोल सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के हाइड्राइड की मैं बात कर रहा हूँ। और हाइड्राइड्स पे देखा गया है कि ज्यादातर पॉइंट ये अपने से पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट थोड़े से ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या पॉइंट अपने से पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो वही बात जो अपन करते हैं बार बार, स्ट्रक्चर की, बॉन्ड एंगल की, जो बात केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी अपन जानते हैं, कर चुके हैं। नाइट्रोजन NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लोन पेयर है तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा, पिरामिडल शेप मिलेगी। बॉन्ड एंगल अपन NH3 में अपन देख चुके हैं कि 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट से कम होके अबाउट 107 डिग्री के आसपास आ जाता है ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लोन पेयर। वो सारे पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है इनके बीच में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करते हैं। तो फास्फोरस में एक तरीके से अगर तुम देखोगे तो PH3 में ज्यादा आपसे हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके आगे भी ज्यादातर हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करी जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल अपन ने देखा 107 है, और इसके बाद ये बॉन्ड एंगल घटता चला जाएगा। अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं तो फास्फोरस क्या यूज करेगा, अपने p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, और p ऑर्बिटल्स तो सब 90 डिग्री पे ओरिएंटेड होते हैं, तो बॉन्ड उसी के आसपास अपने को देखने को मिलेगा, और जो आगे चल के कुछ डिक्रीज होता भी अपने को नजर आएगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, फिर से बता दे रहा हूँ, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो कि अपन VSEPR में ऑलरेडी बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। एक पॉइंट हाइड्राइड का सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हाइड्राइड की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड पॉइंट देखने को अपने को किस पे पूछा जा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो नाइट्रोजन में, अमोनिया में क्या है अपन जानते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में क्या मिल जाती है, H बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो कोवैलेंट बॉन्ड है वही दूसरे मॉलिक्यूल नाइट्रोजन अमोनिया के साथ NH बॉन्डिंग अपन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड को अपन थोड़ा सा वैसे पोलर शो कर लेते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग दिखा देते हैं, तो ये H बॉन्डिंग शो करेगा, जो कि इसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा। बाकी इनमें मॉलिक्यूल्स में, इसके मॉलिक्यूल्स में नहीं मिलेगी H बॉन्डिंग, इनमें भी नहीं मिलेगी। तो अब क्या होगा, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कुछ बढ़ जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कितना बढ़ जाएगा भाई, तो ये ध्यान रखना, इसको उठा के यहाँ पे रख देना, इन दोनों से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। और जब तुम और आगे बढ़ोगे तो क्या है, यहाँ पे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, तो वो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वान डेर वाल्स फोर्सेस पे इफेक्ट आता है। तो अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर अमोनिया रख दो यहाँ पे, ठीक है, फिर ये और फिर ये, तो ये अपना एक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बन जाएगा। सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, बीच में अमोनिया, देन दिस
देन ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने वाला है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ऐसा ही अपने को ऑक्सीजन फैमिली में देखने को मिलेगा, जब वाटर में जाएंगे तो वाटर में H बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती है तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऐसे ही HF में H बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है तो वहाँ भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला जाता है। नाइट्रोजन में यहाँ पे, अमोनिया के केस में यहाँ पे फिट कर देना, इसको इसका ध्यान रख लेना। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ इसके हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं। अब अगर हाइड्राइड्स के थर्ड पॉइंट पे बोले और इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, अपन कहेंगे कि स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। थर्मल स्टेबिलिटी की बात भी करें तो मैं कहूंगा कि वो डिक्रीज होगी, क्योंकि EH बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। इससे ज्यादा बड़ा साइज इसका है, फिर इसका, तो EH बॉन्ड लेंथ इसकी इंक्रीज होती जाएगी, तो स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज होती चली जाएगी। मतलब अगर मैं और आगे बढ़ूं तो EH बॉन्ड को ब्रेक करना और आसान हो जाएगा। और यहीं से तुम एक पॉइंट और याद रख सकते हो कि अगर EH बॉन्ड को ब्रेक करना और आसान हो जाएगा तो आसानी से H मैं किसमें निकाल सकता हूँ, इन सब में, और आगे बढ़ता चला जाऊँ अगर मैं, ठीक है। तो क्या कहूँगा मैं, कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो अगर मैं रिड्यूसिंग नेचर की बात करूंगा तो रिड्यूसिंग नेचर मैं कहूँगा क्या हो रहा है, इंक्रीज। यहाँ से यहाँ तक रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो रहा है, ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक कर सकता हूँ मैं, ये पॉइंट अभी बताया मैंने, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो पूछने लायक है, फिफ्थ पॉइंट, वो कौन सा, बेसिक नेचर की बात करी जाएगी। ये पॉइंट जो है इस पे क्वेश्चन जेई में भी आ चुका है और नीट में भी आ चुका है, तो ध्यान रखें। बेसिक नेचर की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि बेसिक नेचर यहाँ डिक्रीज हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है बेसिक नेचर। ऐसा क्यों है? तो अभी मैंने वो एक पॉइंट बताया था कि नाइट्रोजन में यहाँ पे ये लोन पेयर है, बेसिक नेचर डिपेंड कर सकता है कि कौन कितनी आसानी से अपने इस लोन पेयर को डोनेट कर दे, लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना ले दूसरे के साथ। लुईस बेस कैरेक्टर भी इस तरीके से अपन देखते थे आगे चलते, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब नाइट्रोजन में तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में शो कर सकते हैं sp3 में, इनमें तो हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने कहा उसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली वो लोन पेयर किसमें आ गया, s ऑर्बिटल में। तो एक तरीके से लोन पेयर का s ऑर्बिटल कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और s ऑर्बिटल का डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता है। तो अगर किसी ऑर्बिटल का ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है तो उसकी दूसरे एटम से बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी भी कम हो जाती है। तो जितनी आसानी से ये sp3 ऑर्बिटल में दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी शो कर सकता है, वो s ऑर्बिटल उनका वहां पे शो नहीं कर सकता। फिर से सुन लो कि यहाँ से आगे बढ़ने पे लोन पेयर का s ऑर्बिटल कैरेक्टर बढ़ रहा है, s ऑर्बिटल का डायरेक्शनल कैरेक्टर कम होता है, p का और ज्यादा होता है। ऑर्बिटल जितना एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होते हैं उनका डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो अगर s ऑर्बिटल का डायरेक्शनल कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी भी उसकी कम हो जाएगी, तो आसानी से ये लोन पेयर दूसरे को डोनेट करके बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बेसिक नेचर इधर से इधर चलने पर डिक्रीज हो रहा है। ये 5 पॉइंट एक बार देख लो, दिमाग में बैठा लो, इन पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आपस में रिलेट करने पे भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हाइड्राइड्स के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ूं, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट मान लो सपोज फोर्थ की बात करूं, फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो अब मैं आ रहा हूं किस पे, ऑक्साइड। तो अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं तो मैं ऑक्साइड कैसे बना सकता हूं, E फॉर एलिमेंट लिख दिया इस ग्रुप का, EO, तो अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसकी 3, तो E2O3 और E2O5 टाइप के ऑक्साइड अपने को इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने नाइट्रोजन के बहुत से ऑक्साइड्स तुमको शो भी किए थे, याद करो, N2O, NO, NO2, N2O4, N2O5, ऐसे फास्फोरस के दिखाए थे अपन ने, P4O6, P4O7, P4O8 और 10 तक चले गए थे अपन। तो ये ऑक्साइड्स इनके मेनली जो अगर हम बात करें T2O3 और E2O5 टाइप के ऑक्साइड्स अपने को देखने को मिल जाएंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ें कि अब इन ऑक्साइड्स के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं।
तो एक पॉइंट अपन ऑलरेडी जानते हैं कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक, और मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो डाउन द ग्रुप इस ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है। तो अगर ऑक्साइड का बेसिक नेचर पूछा जाए तो डाउन द ग्रुप अपन कहते हैं क्या, इंक्रीज हो रहा है। एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करी, N2O3, N2O5। अब अगर मैं इनमें बात करूं और इनके एसिडिक नेचर की बात करूं, तो मैं क्या कहूंगा कि जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक होगा। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से अगर मैं रिलेट करूं तो ध्यान से देखो, N2O3 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है और N2O5 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है। ध्यान से देखो, अपन ने डिस्कस किया था पहले भी, यहाँ पे क्या आया +3, यहाँ पे क्या आया +5। और इन ऑक्साइड के एसिड कौन से होंगे, जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर यही होगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया इसका, खास करके कौन सा बन जाएगा, HNO3, और इससे कौन सा बन जाएगा बोलो, HNO2। और अपन ऑलरेडी जानते हैं कि नाइट्रस एसिड से कहीं ज्यादा एसिडिक होता है नाइट्रिक एसिड। इनफैक्ट ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। फास्फोरस के एसिड में अपन और आगे अभी चल के बात करेंगे, वहां पे थोड़ा सा एक डिफरेंस नेचर मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वहां पे उसका जब मैं एसिड बनाऊंगा तो वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। अच्छा, अब बीच में कहीं अपने को कोई ऐसा मिल रहा है जिसमें एम्फोटेरिक कैरेक्टर देखने को मिले, तो याद करो क्लास 11 से अपन ने क्या पढ़ा था, मैंने तुमको पॉइंट पढ़ाया था, सभी जन आलसन गए इन पब, ऐसे करके पढ़ाया था ना, आलसी लोग ही उसमें जाते हैं। तो याद करो उसमें सभी जन आलसन में कौन कौन सा आया था, एक पॉइंट ये आ गया था SB, ठीक है ना, और एक मैंने बीच में क्या बताया था, AS। तो देखो इस फैमिली के 2 मेंबर तुमको यहाँ पे देखने को मिल गए। तो अगर मैं इनके ऑक्साइड्स की बात करूंगा तो इनके ऑक्साइड्स में अपने को कुछ एम्फोटेरिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा, याद करो। और मैंने बताया था इनमें कुछ आर्सेनिक और एंटीमनी में कुछ मेटालाइटिक कैरेक्टर भी होता है, और इनके ऑक्साइड्स में अपने को एम्फोटेरिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। बिस्मथ के ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो भाई मेटल है, और अभी बताया डाउन द ग्रुप ऑक्साइड का बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। तो ये बात हो गई किसके, इनके ऑक्साइड्स की। 3 पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाले हैं, कौन सा है, E2O3 मिलेगा, E2O5 मिलेगा, नाइट्रोजन और ज्यादा शो कर सकता है, इनके ऑक्साइड में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ये वाला पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया। इन दोनों के ऑक्साइड अपने को कैसे मिलेंगे, कौन से मिल जाएंगे, एम्फोटेरिक वाले। तो थोड़ा सा ध्यान रखना ये सारे पॉइंट। अब अगर मैं और आगे बात करूं तो हाइड्राइड्स हो गए और कौन से हो गए अपने ऑक्साइड। ऑक्साइड से एसिड कैसे बनाया जाएगा, ये बात अभी अपन ने करी, देखो ध्यान से देखा ना। तो अगर मैं बात करूं सपोज फास्फोरस के ऑक्साइड की, सपोज मैंने यहाँ पे P2O5 लिख दिया, तो इसका कौन सा एसिड बना सकता हूं मैं, H3PO4 मैंने ट्रिक बता रखी है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम। ऐसे अगर मैं आर्सेनिक की बात करूं तो उसका भी एसिड उसी सेम ऑक्सीडेशन नंबर से बना सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या डिस्कस कर लिया तुम्हारे साथ, हाइड्राइड डिस्कस कर लिया, ऑक्साइड डिस्कस कर लिया। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब किसकी बात करेंगे अपन, हैलाइड्स की। अब अपन हैलाइड्स की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हैलाइड्स में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो, अगर मैं पर्टिकुलरली नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन अपने ट्राई हैलाइड्स बना सकता है। नाइट्रोजन में अपने को पेंटा हैलाइड देखने को नहीं मिलेगा, मैंने बताया था 5 कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बनाएगा। बाकी में तुमको ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों देखने को मिल जाएंगे। नाइट्रोजन में अपने को ट्राई हैलाइड तक, पर फास्फोरस में तुम देखोगे PH3 भी मिलेगा और PH5 भी मिलेगा, फॉर एग्जांपल PCl3 एंड PCl5, ये पॉइंट देखने को मिलेगा अपने को।
और जब अपन ग्रुप में नीचे जाएंगे तो फिर वहां पे जानते ही हैं +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा देखने को मिलती है अपने। तो बिस्मथ का पेंटा हैलाइड्स बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा अपने को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है पॉइंट यहाँ पे। अब अगर इनके हैलाइड्स के कैरेक्टर्स की मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन फास्फोरस के हैलाइड्स के कैरेक्टर बेलनी कौन सा मिलेंगे, मुझे मिलेगा कोवलेंट। आर्सेनिक एंटीमनी में भी मेटालाइटिक कैरेक्टर है, तो उनके हैलाइड्स में मुझे देखने को कैसे मिलेंगे, जनरली कोवलेंट नेचर के ज्यादा हैलाइड्स देखने को मिलेंगे। बिस्मथ का जो हैलाइड है खास करके ये पॉइंट याद रखना BiF3, इसमें मुझे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बिस्मथ में नीचे जाते जाते जानते हो मेटालिक कैरेक्टर बिस्मथ में आ गया, ठीक है, और क्लोरीन भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईएस्ट। तो यहाँ पे BiF3 में अपने को आयनिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना कि इनके हैलाइड्स का नेचर, अगर मैं नेचर ऑफ हैलाइड्स की बात करूं तो इनके हैलाइड्स का नेचर कैसा मिला, मेनली मुझे कौन सा मिला, कोवलेंट, पर इसमें BiF3 जो है ये कैसा है, आयनिक। ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट जो आपको है वो ज्यादा याद रखने वाला होता है। ये पॉइंट्स थोड़े अपन देखेंगे, ठीक है। अब इनके हैलाइड्स में एक बात और, मैंने कहा ना जो भी स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी की भी बात करता चला जाऊंगा। तो अगर मैं हैलाइड्स की प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो ये प्रॉपर्टी बहुत ध्यान देने वाली है, इनके हैलाइड्स की खास करके हाइड्रोलिसिस की बात। तो अगर इनके हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस की बात मैं यहीं पर कर लूं तो तुम्हारे इजीली समझ में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं लेके चल रहा हूं NCl3, तो मैंने क्या लिया भाई, NCl3 और उसको वाटर में ऐड किया और मुझे क्या मिला, अमोनिया प्लस। अब प्लस सोचो क्या बन सकता है, अमोनिया के साथ क्या बन सकता है, सोचिए जल्दी से। अमोनिया प्लस HOCl, बाकी बैलेंस कर लेंगे। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे बना दिया, तो देखो थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ भैया। नाइट्रोजन और क्लोरीन के साथ क्लोरीन। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, अपन ये कहते हैं ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अब इसमें मैं पोलर कैरेक्टर कैसे दूं, किसको पार्शियल पॉजिटिव किसको पार्शियल नेगेटिव, तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ पे मैं वाटर ले रहा हूँ साथ में, तो वाटर का H इसके साथ लिखना, OH इसके साथ लिखना, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना, फिर H इधर, OH इधर, H इधर, OH इधर, तो देखो क्या मिल गया मुझे, NH3, H OH H OH H OH। तो अपने को देखने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बोलो NH3। ये मैं थोड़ा सा याद रखने का तरीका आपको बता रहा हूँ, कैसे आप इसलिए याद कर सकते हैं। तो ये देखो ये क्या मिला मुझे, NH3, और क्या मिल गया मुझे, HOCl। तो अगर मैं NCl3 की हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो मुझे अमोनिया और HOCl रिएक्शन को बैलेंस कर दो, वो एक सिंपल सा मेथड होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सपोज PCl3, तो अगर मैं PCl3 की बात करता हूँ और उसकी हाइड्रोलिसिस करूँ, तो अब तुम अगर इसी कॉन्सेप्ट को, मैं यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते कि इनको तुम पोलराइज करो और वाटर का HOH ऐड करके देखो, तो सोचो क्या बन सकता है। 5-10 सेकंड के लिए मैं रुक रहा हूँ, अपने आप सोचो क्या बन सकता है, फिर मैं बताता हूँ। सोचा? अब देखो क्या करना, इसी पॉइंट को यूज करो ना। क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ, PCl3, सपोज मैंने ऐसे लिखा PCl3। अब बताओ क्या करूं, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, ये कम है, तो एक तरीके से मान लो अपने दिमाग में पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव के साथ क्या आ जाएगा, H, इसके साथ क्या आ जाएगा, OH। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, OH H, ऐसे ब्रेक कर दो, इधर फिर इसके साथ लिखो OH H OH H। तो देखने को क्या मिल रहा है, फास्फोरस के साथ 3 OH आ गए, मतलब बेसिकली क्या बन गया इस तरीके से, H3PO3, और क्या मिला मुझे, HCl। आया समझ में? तो ध्यान रखना, इस तरीके से बन गया OH H OH H। इसको मैंने क्या माना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव वाली साइड पे H, पॉजिटिव वाली साइड पे OH।
वाटर में ऐसे प्लस माइनस ब्रेक कर सकते हो, इसको अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये H3PO3 बन गया और ये HCl बन गया। यहाँ पे ध्यान रखना कैसे ब्रेक किया तो ये पॉइंट बन गया। अब अगर ऐसे ही मैंने सपोज ASCl3 लिया होता तो ASCl3 को ब्रेक करके भी क्या बना सकते थे, सोचो, ऐसे ही मैं ब्रेक कर देता, ASCl3 प्लस HOH लिख दे रहा हूँ, फिर क्या हो जाएगा, AS के पास क्या आ रहा है OH और इसके पास क्या आ रहा है H, तो यहाँ H3PO3 बना है, यहाँ पे H3AsO3 बन जाएगा प्लस वही HCl। बेसिकली तुम देखोगे तो AsOH होल थ्राइस लिख सकते हैं, और ये है बेस, ये है एसिड, इसको बेस मत मान लेना। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं POH होल थ्राइस, ये भी एसिड है, इसको बेस मत मान लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन देख सकते हैं इजीली। अब एक पॉइंट जो बोलने जा रहा हूँ वो पॉइंट ध्यान रखना, ये ट्रिक मैंने बता दी किस तरीके से इसके हैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाँ, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया। एंटीमनी और बिस्मथ में ये पॉइंट नोट में लिखवा रहा हूँ, उनके हैलाइड्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होती, ध्यान रखना। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड ऑफ एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये पॉइंट थोड़ा सा आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार जेईई में क्वेश्चन आया था, सीक्वेंस में था, उसमें इस पॉइंट को यूज किया गया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं HbCl3 की हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो उससे क्या बनाया गया था, HbOCl, और साथ में क्या प्रोडक्ट बनेगा तुम दिमाग लगाना, जैसे मैंने इसको बनाया था वैसे ही इस पे ध्यान रखो। और HbOCl जो बनाया गया था ये एक तरीके का वाइट टर्बिड कंपाउंड होता है, ध्यान रखना, मतलब सॉलिड टाइप का वाइट कंपाउंड। तो बहुत सी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में इस क्वेश्चन को यूज कर लेते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली का एक ट्राइहैलाइड है, उसकी हाइड्रोलिसिस करी और अपने को एक वाइट टर्बिड कंपाउंड देखने को मिल रहा है, तो वो मैं समझ जाऊंगा कि या तो वो एंटीमनी का बना है या फिर वो किसका होगा, बिस्मथ का। तो ध्यान रखना, एंटीमनी और बिस्मथ के हैलाइड्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये पॉइंट हो गया हाइड्रोलिसिस। पेंटाहैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस में PCl5 के हाइड्रोलिसिस पूछी जाती है। तो जब मैं PCl5 के हाइड्रोलिसिस करूंगा तो पहले मुझे मिलेगा POCl3 प्लस HCl, और फिर फर्दर अपन POCl3 की हाइड्रोलिसिस करेंगे और यही कंपाउंड बनाएंगे जो अभी PCl3 से बनाया है तरीके से। तो मैं पहले PCl5 की हाइड्रोलिसिस करूंगा, POCl3 और HCl बनाऊंगा। इस पॉइंट को याद रखना, ये पॉइंट आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होगा, और PCl5 और PCl3 का यूज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करेंगे जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, खास करके जब मेरे को अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड पर्टिकुलरली क्लोराइड बनाना होगा, तो मैं PCl5 और PCl3 का बहुत ज्यादा यूज करते तुमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो फिर ये एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो ऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, अल्कोहल को रिप्लेस करके Cl लाना हो तो ये दोनों बड़ी ही आसानी से अपन यूज कर सकते हैं। और भी बहुत से कंपाउंड्स हैं यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, वो भी फर्दर आगे चलकर डिस्कस करेंगे, पर इन दोनों का यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। तो ये बात होगी फास्फोरस के हाइड्राइड्स की, फास्फोरस के हैलाइड्स की, और फास्फोरस के वो फास्फोरस बोल रहा हूँ मतलब नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स की, हैलाइड्स की और उनके ऑक्साइड्स की। तो इनमें जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए थे उनको पॉइंट वाइज बना लो, और उन पॉइंट्स को कि हाइड्राइड्स में मैंने जो 5 पॉइंट्स पढ़ाए थे वो दिमाग में रखना। इन 5 पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, देखने को मिलते हैं अपने को। फिर हैलाइड्स में मैंने तुमको मेन 4 पॉइंट्स बताए, वो याद रखना। ऑक्साइड से मैंने पॉइंट्स बताया कि एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है, एम्फोटेरिक कौन सा है, ये सब पॉइंट ध्यान रखने वाला। डिस्प्रोपोर्शनेशन कहाँ पे होता है, वो वाले पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं। तो इनको मार्क कर लेना पॉइंट्स को अपनी कॉपी में, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना, और ये पॉइंट ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि इनसे ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और कुछ पॉइंट्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, अब ये जो मैंने पढ़ाया है इससे तुम्हारा बिगनर बॉक्स 1 के बहुत से क्वेश्चंस तुम्हारे बन जाएंगे। तो इसके बाद बिगनर बॉक्स 1 ट्राई कर लेना।
बिगनर बॉक्स 1 पे अभी 2-3 क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बाकी बन जाएंगे, क्योंकि वो 2-3 क्वेश्चन सिर्फ कंपाउंड्स की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। तो इसके बाद बिगनर बॉक्स 1 डिस्कस कर लेना, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।